प्यारे बच्चों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार तक्षशिला यूके पर। देखिए, आज उत्तराखंड का बहुत ही मोस्ट अवेटेड एग्जाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वो आज खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन के साथ वो एग्ज़ाम दिया होगा और उम्मीद करता हूँ अच्छा भी आप लोगों का गया होगा। हमारे संस्थान से भी बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम था ये, उनमें से कुछ बच्चों ने मेरे पास पेपर सेंड किया कि सर आप इसका सॉल्यूशन करके हमें बताइए। तो आज हम लोग हिंदी और रीजनिंग को देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में कैसी पूछी गई। मैंने जब पेपर देखा तो मैंने देखा बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था। जो हमने आज अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ाया अभी तक सब कुछ उसी में से ही आया है, कुछ बाहर से नहीं आया बिल्कुल भी। बहुत ही ईजी पेपर था हिंदी रीजनिंग, बाकी मैं कह नहीं सकता। हिंदी और रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछी गई है। एक एक जो सवाल था वो बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया हिंदी के अंदर रीजनिंग के अंदर वहीं से पूछा गया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं, हिंदी से शुरू करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हिंदी और रीजनिंग दोनों को देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, चलिए। मैं सेट मेरे पास कौन सा है मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का। मेरे पास जो पेपर है मैं उसके अकॉर्डिंग कराता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग चेक कर लेना उसका आंसर क्या है। मैं सेट के हिसाब से नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन था इसके अंदर जो मेरे पास सेट आया है ये कि आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत ही ईजी सवाल। आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब असंभव कार्य कर देना। आकाश से तारे नहीं टूट सकते लेकिन कोई तोड़ के ले आया, इसका मतलब असंभव कार्य कर दिया। तो इसका पहला ही आंसर था बहुत बड़ा या असंभव कार्य कर देना। असंभव कार्य कर देना। आप लोग देख लेना, हो सकता है आपके ऊपर नीचे ऑप्शन हो, कुछ मैं कह नहीं सकता इस बारे में। असंभव कार्य करना पहला इसका ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा जो सवाल था ये था टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है, टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये मैंने क्वेश्चन क्लास के अंदर करा रखा है, लेकिन इसमें मैंने बताया कि सरल और सीधी होनी चाहिए, जो स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। टिप्पण की भाषा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें एग्जाम थोड़े से ऑप्शन को बदल के दिया। इसने बोला भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, काव्यात्मक। आप ये बताओ टिप्पणी में अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो टिप्पणी में काव्य का क्या प्रयोग। काव्य का तो कोई यूज नहीं होना, काव्य यहाँ पे कोई कविता तो चल नहीं रही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। कल्पना मैंने साफ साफ जो क्लास में पढ़ाया तब नहीं मैंने बोलता कल्पनात्मक कभी नहीं होती, कल्पना में नहीं लिखा जाता टिप्पण कभी भी। और भावना का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वस्तु प्रधान, जिस सब्जेक्ट पे आप लोग लिख रहे हो उसी के बारे में लिखा होना चाहिए, तो वस्तु प्रधान मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वस्तु प्रधान है, तो वस्तु प्रधान इसका आंसर होगा। ठीक है, नंबर 3 शब्दावली का क्या अर्थ है। देखो शब्दावली को अगर आप लोग संधि विच्छेद करोगे ना, बहुत ही इजी सवाल था, थोड़ा सा अगर ध्यान देते इसका जो संधि विच्छेद होता है शब्द प्लस अवली, और अवली का अर्थ होता है पंक्ति, और शब्द तो आप जानते हो इसका मतलब शब्दों का समूह, शब्दों की एक पंक्ति। तो इसका जो आंसर था वो होता शब्दों का समूह, जो कि ऑप्शन क्या है नंबर 3। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो आकाश के तारे, असंभव कार्य, टिप्पणी की भाषा, वस्तु प्रधान, शब्दावली नंबर डी यानी कि शब्दों का समूह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उसमें समाचार पत्र संसार में पढ़ाया था कंप्यूटर वगैरह के मामले में। चाणक्य क्या है, चाणक्य फॉन्ट होता है। मैंने पूरा कॉपी में लिखा रखा क्लास के अंदर कि चाणक्य क्या है आपका, ये आपका कंप्यूटर का एक फॉन्ट का प्रकार होता है। चाणक्य नंबर 4 क्वेश्चन, चाणक्य क्या होता है, फॉन्ट होता है एक। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने लिखा रखा, वहां पर 2 फॉन्ट मैंने लिखाए थे, चाणक्य फॉन्ट में से एक था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर का एक फॉन्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। ठीक है, नंबर 5 कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन लिखा रखा है। ज्ञानाश्रय, कबीर क्या, आपने कबीर वाणी सुनी है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, तो उसमें ज्ञान का मामला सारा होता है। इसका मतलब ज्ञानाश्रय, ये किस शाखा के थे, ज्ञानाश्रय। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ज्ञानाश्रय। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है, ऑप्शन नंबर ए। तो कबीर क्या थे, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, तो प्रेमा उसके ज्ञानाश्रय के थे। ठीक है ना। नंबर 6 श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता, बहुत ईजी। श्री कृष्ण गीतावली कौन थे, ये तो हो गया आपके कबीर। ठीक है, ज्ञानाश्रय के। श्री कृष्ण गीतावली बहुत ईजी, श्री कृष्ण गीतावली के कौन थे, तुलसीदास। ये मैंने साफ साफ लिखा रखा है रचना। ठीक है, तुलसीदास। तो इसका आंसर कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कर्म भूमि, बिल्कुल लिखा हुआ क्वेश्चन। कर्म भूमि किसकी थी, कर्म भूमि थी प्रेमचंद की। सेवा सदन, कर्म भूमि, गोदान, तो सब क्या होगी आपकी, ये कर्म भूमि किसकी थी, प्रेमचंद की। ठीक है, नंबर 8 हिम किरीटनी, बहुत इजी।
हिम किरीटिनी, तो हिम किरीटिनी किसकी थी? माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी दोनों ही माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी है, साफ साफ लिखा रखा है क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी तो बिल्कुल हलवा पूछ लिया समझ लो आप लोग। नंबर 9 क्वेश्चन, नंबर 9 आपसे पूछा गया है, महादेव वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र। भक्तिन का नाम देखो, मैंने महादेव वर्मा जब पढ़ाया था वहाँ पे भक्तिन इनकी एक रचना आई थी और मैंने बोला था भक्तिन जो है इसका पूछ लेता है कि इस जो भक्तिन इसका वास्तविक नाम क्या था, वहाँ पे मैंने लिखा था लक्ष्मी। अब यहाँ पे देखो लक्ष्मी नहीं है, यहाँ पे देखा लक्ष्मीन, मिलता जुलता है नाम है, बोलने का वहाँ फर्क पड़ता है, तो नाम क्या है? लक्ष्मीन। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो लक्ष्मीन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर ए पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृत, नंबर 10 दे रखा है। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी? मैंने साफ साफ लिखा रखा है संस्कृत सबसे पहली, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, ये भी लिखा रखी मैंने अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। इस तरीके से मैंने आपको लिखा रखी। तो नंबर 3 पे कौन आ रहा है? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। बात समझ आ गई? तो नंबर क्या है इसका आंसर आ जाएगा? अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी। 11 पे जाते हैं। कुमाऊनी बोली का क्षेत्र क्या है? कुमाऊनी बोली का क्षेत्र साफ साफ नैनीताल और अल्मोड़ा। नैनीताल और क्या बैठेगा? अल्मोड़ा। नैनीताल, अल्मोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। क्या है ये? कुमाऊनी बोली। कुमाऊनी बोली ये आप लोग वैसे भी जानते होंगे, जब आप उत्तराखंड पढ़ रहे होंगे जिन्हें वहाँ पे बताया होगा आप लोगों को। देवनागरी लिपि का जन्म, साफ साफ आया देवनागरी लिपि का जन्म, बच्चा बच्चा जानता है भाई। देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, साफ साफ लिखाया था मैंने। ठीक है, तो क्या आएगी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कहाँ लिखी जाती है? बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं उल्टी लिखी जाती है। ठीक है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाए तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं? मैंने बताया था, क्या था? लिखने से, जब लिखने से कोई अंश छूट जाए, अंश छूट जाए, तो मैंने क्या बताया था? ये चिन्ह किसका होता है? इसके नाम होते 3-4 नाम होते, काकपद, हंसपद, त्रुटि बोधक, और आपका टोपी चिन्ह भी इसे बोल देता है कभी कभी एग्जामिनर। तो ये देखो हमारा कौन सा है? हंसपद, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है हंसपद। क्या होता है चिन्ह? हंसपद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमने दिल्ली है, ये लिख दिया, बीच में क्या छूट गया? जाना, तो यहाँ चिन्ह लगाएंगे ऐसा, यहाँ लिख देंगे जाना। बात समझ आ गई? तो इसे बोलते हैं हंसपद। नंबर 14, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसका खंडन न किया जा सके उसे कहलाते हैं शब्द। शब्द को खंडित किया जा सकता है, वर्णों में तोड़ सकते हैं हम लोग। फिर देखा पद, पद को भी खंडित किया जा सकता है। वाक्य को तो पक्का बचा क्या? वर्ण। सी आंसर इसका हो जाएगा। तो खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको विभक्त नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका वर्ण। समझ गए प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 पे आते हैं। नंबर 15 आपका दे रखा अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 15 में दे रखा है अंतिम, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इम, तो क्या आएगा आंसर? इम। ठीक है, नंबर 16, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, 3 ऑप्शन दिए थे, नीम, अरावली, जामुन और चंबल। ठीक है, तो इसमें इंटरमीडिएट हो गया था आपका नीम, अरावली, जामुन और चंबल। देखो नीम का पेड़ सभी को पता है पुल्लिंग होता है। जामुन, यहाँ पे दिक्कत हुई, कुछ बच्चों ने जामुन लगा दिया, जामुन खा लिया। अरे जामुन खा लिया, जामुन पुल्लिंग शब्द होता है बच्चों।
जंबल, चंबल की घाटी समझ के कुछ नहीं, चंबल भी लगा दिया होगा, चंबल की घाटी। अरे वो घाटी के लिए आपने बोला, घाटी के लिए स्त्रीलिंग शब्द हो रहा है, आप लोग चंबल को स्त्रीलिंग नहीं बोल सकते। बचा क्या, अरावली। अब आपको मैंने बोला था कि पर्वत, जब मैं स्त्रीलिंग पढ़ा रहा था, पुल्लिंग वगैरह लिंग मैंने जब पढ़ाए थे, बोला था कि जब पर्वत की बात की जाए तो पर्वत क्या होता है, पुल्लिंग, लेकिन पर्वतों के अंदर एक एक्सेप्शन होता है, अरावली। अरावली क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो आंसर क्या जाएगा इसका, अरावली पर्वत। बात समझाई प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, अरावली। ठीक है, नंबर 17 पे हम लोग आते हैं। नंबर 17 पे हम लोग आते हैं, रेलगाड़ी किन किन भाषाओं से बल्कि बना है। देखो ध्यान से, रेलगाड़ी को मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा रखा है, आप लोग संकर शब्दों में मैंने लिखाया था। रेलगाड़ी क्या होता है आपका, रेल प्लस गाड़ी। रेल कैसा शब्द हो गया, अंग्रेजी शब्द, और आपका गाड़ी क्या हो गया, हिंदी शब्द। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा आपको, ये दे रखा आपको ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कॉपी से आया आप लोगों की, जो जो मैंने क्लास में पढ़ाया था एक एक क्वेश्चन कॉपी से उठाया गया है। ठीक है, नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। नंबर 18, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वेरी गुड, 18 दे रखा अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं है। तो किसका नहीं अग्नि का पर्यायवाची है, आपका अनिल। अनिल किसे बोलते हैं, हवा को, इसलिए ये नहीं होगा। अनिल क्या होती है, हवा। तो आंसर क्या होगा, अनिल। नंबर 19, नंबर 19 सदानंद। सदानंद में संधि। देखो बच्चों, मैंने बोला था कि कभी कभी एग्जामिनर बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको उसने बोला था स्वर संधि, लेकिन देखो क्या गड़बड़ कर दी, व्यंजन संधि का सवाल डाल दिया। उसने बोला सदानंद में कौन सी संधि है, तो सभी को पता है ये है आपका सत प्लस आनंद। सत प्लस आनंद। जब यह है आपका प्रथम नियम, व्यंजन संधि का प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब प्रथम वर्ग का मेल, त क्या होता है, त थ द ध न, त थ द ध और न, प्रथम का मेल आप किसी तृतीय वर्ग से, चतुर्थ वर्ग से, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अथवा किससे कराओ, स्वर से। ये फंस गया देखो, स्वर। और आपने देखा त का मेल किससे, प्रथम का मेल आपने किससे करा दिया, स्वर से। तो क्या हो जाएगा, त अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। त का तीसरा क्या होता है, द, तो इसलिए क्या हो गया, द। सत, त की जगह द हो गया, सदानंद। यानी संधि कौन सी है, ये व्यंजन संधि। तो आंसर क्या कहलाएगा इसका, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नंबर 20 पे आते हैं हम लोग फटाफट से, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे। नंबर है 20, और 20 दे रखा है आप लोगों को, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वाक्य मैंने पढ़ाए थे, वाक्य यूट्यूब पे मैंने कुछ डाल रखा है। वाक्य में क्या है, उसने बोला आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और मैंने बोला था कि जब किसी को आशीर्वाद देना हो, उपदेश देना हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है, या किसी को शुभकामनाएं देनी हो, वहां पे होता है इच्छावाचक। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो शुभकामना है, और शुभकामना किस में आती है, इच्छावाचक। तो आंसर क्या कहलाएगा इसका, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। चलिए फटाफट से हम लोग रीजनिंग पे चलते हैं अब। ठीक है, चलिए रीजनिंग इतनी खास नहीं पूछी थी, बहुत ही आसान रीजनिंग, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन थे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है इन्होंने कि एक व्यक्ति है, एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है, 90 की स्पीड से वापस आ रही है। औसत चाल पूछ रहा है, और औसत चाल के लिए हम लोग 2-3 तरीके हैं। मैं फटाफट से आपको पहला आंसर बता देता हूँ। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। जब मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आप लोग फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते थे, तो 2 गुना 60 से गया 90 से वापस, तो 60 + 90, तो कितना हो जाएगा ये, 2 × 60 × 90 बटे 150 हो गया। 0 0 कट गई, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 5 से काटा 12, 12 12 × 36 दूनी, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड औसत चाल उसकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो 72 इसका आंसर होगा सी। नंबर चलते हैं 22 पे। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों में ए बी सी डी तथा ई में कौन सबसे लंबा है। 5 दोस्त थे, ए बी सी डी ई, इनमें कौन लंबा है, बोला डी ए और सी से लंबा है। तो डी किससे लंबा है, ए और सी से तो लंबा है। इसने बोला बी ई से छोटा है, बी ई से तो छोटा है लेकिन डी से लंबा है, लेकिन डी से लंबा है। और डी से छोटे कौन है, ए और सी। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, ई। तो इसने पूछा था सबसे लंबा कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ई। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोल रहा है कि एक समतल दर्पण में घड़ी, मैंने आपको घड़ी पढ़ाई थी, घड़ी का चैप्टर आप चेक करो, वहाँ पे जाके मैंने पढ़ा रखा हो यूट्यूब के ऊपर। नंबर 23 इसने बोला है 8:30 बजे हुए हैं, किसी घड़ी में 8:30 बजे हुए हैं और दर्पण में देखा हो, दर्पण में बजे हुए हैं 8:30, तो जब आप वास्तविक देखोगे तो कितने में घटाओगे? 11:60 में से मैंने बोला था 8:30 घटाओगे, 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 8 गए 3, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर बी। 24 पे आ जाते हैं हम लोग। 24वां बोल रहा है कि पिज्जा, एक तो तरल पिज्जा और आपका दूध में आपको वेन डायग्राम बनाना, वेन आरेख, बहुत इजी तरीका क्या है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन कर दोगे, चुटकियों में। देखो तरल और पिज्जा, तरल और पिज्जा, पिज्जा तरल नहीं होता, नहीं की कंडीशन है। पिज्जा दूध नहीं होता, नहीं की कंडीशन है। तरल और दूध, सारे दूध क्या होते हैं? तरल। तो एक सभी और दो नहीं। ऑप्शन देखो क्या दे रखे थे, आप लोग दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एक ऑप्शन ये था, एक ये था, एक ऑप्शन ये था और एक था आपका ये। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये दो कुछ हैं, तीनों कुछ, ये देखो दो कुछ और एक नहीं, जबकि मुझे दो नहीं चाहिए। ये 3 नहीं है ना, ये आंसर ना, ये आंसर। ये कितने हैं? 2 नहीं, लेकिन एक कुछ हमें चाहिए, सभी ये भी नहीं है। देखो ये रहा, ये हो जाएगा आपका दूध, ऊपर हो जाएगा तरल और ये हो जाएगा पिज्जा, ऑप्शन नंबर डी। सारे दूध तरल होते हैं, पिज्जा तरल नहीं होता, पिज्जा दूध नहीं होता। बात समझ आ गई? नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा जाता है? 25 प्यारे बच्चों। और 25 को क्या दे रखा है इन लोगों ने? इन्होंने दिया है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगने से 14 अधिक। ऑप्शन देखो क्या दे रखे? 5, 7, 10 और 12। ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे आप लोग। देखो कैसे, गायों की संख्या बराबर सिरों की संख्या, आपने मान लिया x है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं सिरों की काउंट करूं, टोटल सिर देखो जितनी गायें हैं उतनी क्या होंगी, टोटल मिला के आपकी है। ये मुर्गियां भी हैं, तो गाय और मुर्गी टोटल सिर कितने हो जाएंगे? x इनके और x इनके, टोटल सिर बैठेंगे आपके 2x, कुछ गायों के और कुछ उसके, ठीक है, टोटल हो गए 2x। पैर अगर मैं काउंट करूंगा, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 4 तो होते हैं किसके? गाय के पैर, प्लस मुर्गी की बात की 2 होती है मुर्गी के, टोटल कितने हो गए? 6x। तो पैर हो गए टोटल 6x और सिर कितने हो गए? 2x। इसने बोला कि पैरों की संख्या, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। लो जी कर दो सोल्व, 2 दूनी 4, 6x बराबर 4x प्लस 14, 6x में से 4x गए, कितने बचे? 2x, 14 और x बराबर आ गया 7। तो उसने बोला था क्या? गायों की संख्या, तो आंसर आ गया 7। ये तो रहा x वाला तरीका। दूसरा तरीका आप लोग इसे ऑप्शन से उठा सकते थे। ऑप्शन से कैसे? ये गायों की संख्या है 7 हो गई, इतनी आप लोग मान लो, सिरों की संख्या टोटल 7, 7 कितना हो गया? 14। अगर मैं बात करूं, गायों की संख्या 7 है, एक गाय के 4 पैर होते हैं, 7 चौक कितने हो गए? 28 पैर। ये तो हो गई काऊ यानी गाय, हिंदी में लिख देता हूँ चलो गाय। मुर्गी की अगर मैं बात करूं, मुर्गी भी कितनी है? 7, इनके पैर कितने होते हैं? 2, 7 दूनी 14, टोटल कितने हो गए? 14 और 28 42। हो गया मामला? प्रूफ कर लेते हैं। उसने बोला कि पैरों की संख्या, पैर कितने हो गए? ये रहे, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक। लो 14 दूनी 28 और 14 42 बराबर 42 हो गया। प्रूफ होगी ना बात? तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? 7। तो 25 का आंसर 7 हो जाएगा। चेक कर लेना आपके ऑप्शन में कौन सा नंबर दे रखा है। नंबर चलते हैं 26। 26 में एक फिगर दी थी इन लोगों ने, ये वाली, और इस फिगर में पूछा गया था ये इस तरीके से। मैं फिगर पता नहीं बना पाऊंगा, सही नहीं, तो मेरी पेंटिंग ऐसी है, कुछ एडजस्ट कर लेना आप लोग। और कुछ ऐसे बना रखी थी, ये देख लेना आप लोग एडजस्ट करके, ठीक है। ये ऐसी फिगर बना रखी थी, पूछा था त्रिभुज बताओ। ट्रिक बताई थी मैंने आप लोग क्लास के अंदर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बोला था त्रिभुज की बात करें। एक चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों में डिवाइड किया गया चतुर्भुज को, और वहां से आप लोगों को त्रिभुज की संख्या पूछी हो, तो टोटल नंबर कितना है? 8। तो 8 दूनी 16 तो ये हो गए, प्लस
एक ऐसी फिगर अंदर है, 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 फैक्टर बने। 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 और 16 32। अब ऐसा काम करो कि इसे और सारे को चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई फिगर बन रही तो देखोगे आप लोग कोई नहीं बन पा रही होगी, मेरे से तो बनी नहीं। तो आंसर क्या कहलाएगा इसका 32 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर चलते हैं हम लोग 27 पे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हैं 32। नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। 27 को बोला गया एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैंने आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर डाल रखा है, यूट्यूब पे चेक करो, वहां पे जाके ऐसा क्वेश्चन को चुटकी मुड़ा दो, कुछ नहीं है। दक्षिण की ओर मुख है, किस ओर है दक्षिण की ओर। 135 डिग्री कैसे घूमता है ये वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। फिर 180 डिग्री घूमता है दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे कि 180 में से कितना है 135, तो बचता कितना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचता है ना। अब आप बताओ मुझे कि वो कहाँ खड़ा था, दक्षिण में, यहाँ खड़ा था, और मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी घड़ी तो घूमती है ऐसे और मेरे को घूमना है ऐसे। तो यहाँ से आप लोग ऐसे 45 डिग्री घूमोगे तो कहाँ जाओगे, ये होता है पूर्व। तो आंसर आएगा आपका दक्षिण पूर्व। तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। नंबर 28 पे आ जाते हैं। ये तो भाई आपका भी उसका क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब मेरे को ये पता नहीं है, आप लोग देख लेना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, शायद कार्निया वार्निया पे बनता है, चेक कर लेना, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में नहीं आता। ठीक है, नंबर 29 पे हम लोग आ जाते हैं। 29 दे रखा है 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। देखो साफ साफ 1 3 5 7 कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 का अंतर क्या आएगा 9, 7 और 2 9, फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 9/32 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 पे आ जाते हैं फटाफट से। 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 10, ये दे रखा है। ठीक है, इसने बोला अगर प्लस का अर्थ हो गुणा, तो प्लस का अर्थ क्या हो 5 गुणा 20 कर दिया। लो मैंने प्लस का अर्थ हो गुणा, तो 3 गुणा 10, जहां जहां प्लस था मैंने वहां क्या कर दिया गुणा। गुणा का अर्थ हो माइनस, गुणा का अर्थ यहाँ गुणा है, इसकी जगह माइनस कर दिया, गुणा का अर्थ हो माइनस। फिर इसने बोला भाग का अर्थ हो प्लस, भाग कहाँ पे रहा, यहाँ कर दिया मैंने प्लस, ये आ गया 25। माइनस का अर्थ हो भाग, 175 है, माइनस की जगह क्या कर दिया भाग। सोल्व कर देते हैं। 25 सत्ते 175 प्लस 20 पंजे 100 माइनस 30। पहले बोर्डमोस के रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग सोल्व होती है फिर गुणा, पहले भाग सोल्व करी अब गुणा। इनमें से किसी को भी सोल्व कर दो। 100 और 7 107 हो गया, या एक काम करो, हाँ ये 100 हो गया, 30 में से 7 गए 23, और 23 घटाओगे तो आंसर कितना बैठेगा आप लोगों का 77 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है 31, आपका दे रखा है इन्होंने 3 22 4 5 2। ठीक है, ऐसे करके कुछ दे रखा है। फिर एक फिगर और दी है ऐसे, इधर रखा है 3 5 49 5 8, और एक फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ छोटी सी करके, ज़्यादा जगह नहीं है इसमें बोर्ड पे। एक ही हो जाएगी आपकी 9 7 5 और ये 4। देखो ध्यान से बच्चों, 5 दूनी 10 प्लस 3 चौक 12, 12 10 और 12 22, 8 तिया 24 प्लस 5 पंजे 25, कितना हो गया 49। फिर 5 निम 45 और 7 चौक 28, तो 8 5 13, 4 2 6 7 73 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था पूरा का पूरा पेपर आपका, जिनमें मैंने 20 क्वेश्चन सोल्व किया है। आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए रीजनिंग के। चेक करके देखना, यही आंसर आपके बैठेंगे जब आप आंसर किया आएगी, इससे अलावा लगता नहीं मुझे। एक क्वेश्चन का मुझे झंझट था थोड़ा, जिसका मैंने आप लोगों को टिप्पणी के बारे में बताया था, वो हो सकता है अगर हुआ तो, वरना कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। आंसर अगर आपको लगेगा हाँ मेरा कोई गलत हुआ है, मतलब जब आपके आंसर की आएगा आपको लगा कि हाँ इसका आंसर ही, तो आप लोग ऑब्जेक्शन करना उस टाइम पे। जब आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमारा सही था, इन्होंने गलत निकाल दिया, क्योंकि हो जाता है ऐसा, उस टाइम पे आप लोग ऑब्जेक्शन करना। बाकी आंसर की मैच करो,
बाकी मेहनत करते रहो, अभी बहुत सारे एग्जाम उत्तराखंड के अंदर बाकी है देने, आप लोग मेहनत से लगे रहो। और देखो जैसे कि मैंने बताया सारा पेपर बिल्कुल किताब से आया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, हमने चेक किया होगा, पूरा का पूरा पेपर आपकी कॉपी से ही पूछा गया है। इसी तरीके से यूट्यूब पे भी हम लोग लगे रहेंगे और आपको सारे सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तक्षशिला। धन्यवाद।